बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर फ़ारूक 90 ला एसोसिएट्स जंग। आज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का लेसन 2 हम शुरू कर रहे हैं। पहले उससे सेक्शंस 10 तक बल्कि 9 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन 10 से ऑनवर्ड्स सेक्शन 27 तक कुछ आज जनरल बात होगी इस सिलसिला में। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मुआहदा जात को भी डिस्कस किया गया है। अब मुआहदा जात कई किस्म के होते हैं। एक ऐसा मुआहदा जो कानूनी शक्ल में किया गया हो वही कोर्ट में एनफोर्सेबल है। ऐसा कोई मुआहदा जो गैर कानूनी काम के लिए हो, मसलन कोई घर गिराना है धमाके से, कोई मुल्क के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़नी है, कोई बगावत करनी है, तो ये मुआहदा जात जो हैं ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। बाकी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप ज़मीन का सौदा कर लें, आप मकान बेच रहे हैं, आप गाड़ी बेच रहे हैं, आप कोई और इसी तरह की बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये सारे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बेचने वाले का टाइटल क्लियर होना ज़रूरी होता है और लेने वाला भी अपनी एहतियात करे ख़रीदते वक्त। अगर फ़र्ज़ करें बेचने वाले का टाइटल यानी उसकी मिल्कियत जो है वो डाउटफुल है और उसने ज़ाहिर नहीं किया हुआ, तो जब ख़रीदार को पता चलता है कि इसका अपना टाइटल क्लियर नहीं है, तो वो कह सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अबाइड बाई नहीं करता। हाँ, ये हो सकता है कि जब बेचने वाले का जो फ़िक्स टाइम है जिस पे के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होना है, उस वक्त अगर सेलर को वो टाइटल अवेलेबल हो जाता है, देन द परचेज़र हैज़ द राइट टू फाइल द सूट अगेंस्ट दैट पर्सन। अब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ रही हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में लेसन नंबर 1 में ज़िक्र हुआ है। यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम देख लेते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो दूसरी पार्टी के पोजेशन में होते हैं या रकम है, तो डिग्री हासिल हो जाती है। डिग्री के बाद जो मूवेबल प्रॉपर्टी है एज़ इट इज़ वो हैंड ओवर करनी होती है डिग्री होल्डर को। तो जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम आते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होना मुश्किल हो जाता है, तो कोर्ट उसके लिए कंपनसेशन ग्रांट कर सकती है। अब इसमें एक वजाहत ये भी ज़रूरी है कि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर है जो कोर्ट को अवेलेबल है। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमारे हक़ में एग्रीमेंट टू सेल है और हम जाएंगे अदालत में दावा दायर करेंगे तो हमारा दावा डिग्री हो जाएगा। एज ए राइट नहीं हम इसे क्लेम कर रहे, डिस्क्रिशनरी पावर है। हमें साबित करना पड़ेगा कि एग्रीमेंट टू सेल था, कंसिडरेशन पे हुई, वैलिड एग्रीमेंट था। तो ये 3-4 पॉइंट जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तो कोर्ट इस पे अपना डिसीजन कैसे दे सकती है। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कौन दायर कर सकता है? लाज़मी बात है 2 पार्टीज़ उसमें होती हैं, एक बेचने वाला एक लेने वाला। ज़रूरी नहीं कि लेने वाला ही दायर करे, बेचने वाला भी दायर कर सकते हैं और उनके जो हैं सक्सेसर इंटरेस्ट हैं, जो एजेंट्स हैं, वो दावा दायर कर सकते हैं। तो ये दावा जात की किस्म है जो मुआहदा जात के तहत आती है। आज इसमें हमने यही कुछ पढ़ा है कि कौन कौन से मुआहदा जात होते हैं, किस किस तरह एनफोर्सेबल हैं, कोर्ट को डिस्क्रिशन हासिल है, कितनी डिस्क्रिशन हासिल है। वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, लॉफुल एग्रीमेंट होना चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज़ होना चाहिए और वैलिड कंसिडरेशन होनी चाहिए। अब ये भी नहीं कि 1,00,000 रुपए की चीज़ है, हम 100 रुपये में सेल कर रहे हैं और 100 रुपये में परचेज़ कर रहे हैं, तो ये भी एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए इसको लॉफुल एग्रीमेंट हम नहीं कह सकते। तो लेसन नंबर 1 में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल बता दी गई है, जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी। आप देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं, और अगर इस सिलसिले में कोई कमेंट्स हों या कोई क्वेश्चन रेज़ होता है तो वो भी पूछा जा सकता है।